जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। जी कुछ क्यूरीज थी आप लोगों की, तो क्यूरीज ले लेते हैं पहले। जी क्लास कुछ क्यूरीज है, कुछ सवाल है तो पूछते हैं आप लोग, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाऊँ। मैम ये स्टूडेंट और कोर्स की जो इनहेरिटेंस है ये कौन सी रिलेशनशिप है? स्टूडेंट और कोर्स के बीच में इनहेरिटेंस नहीं हो रही, स्टूडेंट और कोर्स के बीच में सिंपल एसोसिएशन है। नहीं, आई मीन जो स्टूडेंट की जो इनहेरिटेंस है ग्रेड स्टूडेंट और अंडर ग्रेड, जी और जी कोर्स की जो इनहेरिटेंस है ग्रेड कोर्स अंडर ग्रेड कोर्स, जी ये जी, कौन से रिलेशनशिप? ये इनहेरिटेंस हो रही है ना। A student can be a graduate student और can be undergraduate student, तो ये इनहेरिटेंस होगी ग्रेड और आपने अंडर बताया ग्रेड। था ना टॉप टू बॉटम है, तो तो अभी हमारे पास टॉप टॉप टू टू बॉटम का बॉटम है, आपने तो हम अलग। इसको स्पेशलाइजेशन कह रहे हैं। देखें अगर हम सिनेरियो को यहाँ से पढ़ें तो सिनेरियो क्या कह रहा है कि स्टूडेंट पहले है, आ यूनिवर्सिटी ऑफर्स डिग्री टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट की क्लास हमने पहले डिफाइन कर दी। फिर हम कह रहे हैं कि कोर्स कैन बी एदर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट एंड फर्दर स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। इट मीन्स पहले हमने स्टूडेंट की क्लास अपनी हायरार्की में मेंशन की और फिर उसके बाद हमने उसको कहा कि स्टूडेंट की क्लास स्टूडेंट कैन बी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो ये क्लासेस हमने बाद में डिटरमाइन की, तो ये हमारे पास क्या है, स्पेशलाइजेशन है। मीन्स पहले हमारे पास स्टूडेंट की क्लास है और इस क्लास को फिर हमने स्पेशलाइज कर दिया ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट में। सिमिलरली कोर्स की क्लास पहले है हमारे पास, ठीक है। ईच डिग्री रिक्वायर्स 1 to 2 कोर्स 20 कोर्सेज, मीन्स हमने पहले डिटरमाइन कर लिया कि हमारे पास एक कोर्स की क्लास होगी। फिर हमने आगे जाके डिटरमाइन किया कि कोर्स की क्लास को हम फर्दर ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रही है, स्पेशलाइजेशन, कि पहले हमारे पास पेरेंट क्लास है और उस पेरेंट क्लास को हमने फर्दर चाइल्ड क्लासेस में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेशलाइजेशन यूज हो रही है। ठीक है मैम। जी क्लास, एनी फर्दर क्वेश्चन? नो मैम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्रीगेशन, ठीक है। ये हमने एग्जांपल लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, पर्सन एंड एड्रेस, ठीक है, जो हमारे पास लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इसकी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है। ये इम्प्लीमेंटेशन भी मैं लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ और इसकी कोडिंग वाली स्लाइड भी ऑलरेडी एलएमएस पे अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। सपोज वी हैव अ क्लास एड्रेस, हमारे पास दो क्लासेस हैं, पर्सन और एड्रेस। अ पर्सन कैन हैव एड्रेस, तो दोनों के बीच में एग्रीगेशन है, ठीक है। एट एनी सर्टेन पॉइंट, किसी भी टाइम पे पर्सन जो है वो अपना एड्रेस चेंज कर सकता है। तो उसका इफेक्ट ना पर्सन की क्लास में पड़ेगा और ना ही एड्रेस की क्लास में पड़ेगा। दोनों क्लास अपनी जगह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही होंगी। होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट तो है, वेयर पर्सन इज अ होल एंड हिज एड्रेस इज इट्स पार्ट, लेकिन किसी एक के रिमूव करने पर दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। एग्रीगेशन की हमारे पास मैम पर्सन पर्सन को रिमूव किया जाएगा तो एड्रेस कैसे एग्जिस्ट करेगा? नहीं, अगर मैं कह रही हूँ कि एक पर्सन जो है वो पीसीएचएस में रह रहा है, हाउस नंबर दिस 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 व्हाटएवर भी 1 2 3 इज द हाउस नंबर। अगर वो पर्सन वो हाउस छोड़ के जा रहा है तो वो घर तो अपनी जगह, वो एड्रेस तो एग्जिस्ट करेगा ना, उसका 1 2 3 जो घर है वो अपनी जगह रहेगा, उसमें कोई नया पर्सन आके रह सकता है। उस पर्सन की उस एड्रेस तो से जो एग्रीगेशन है वो लिंकेज खत्म हो जाएगा, लेकिन वो घर वो एड्रेस अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा होगा और वो पर्सन कहीं और जाके शिफ्ट हो जाता है तो उसका जो नया एड्रेस है उसकी उसके साथ एग्रीगेशन हो जाएगी, ठीक। ठीक है। आपने ये क्लास मिस की थी लास्ट में सोहेब, जब हमने कोड डिस्कस किया था, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल है एड्रेस की क्लास की। एड्रेस की हम क्लास बनाएंगे जिसमें स्ट्रीट, पोस्टल कोड, एरिया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, जिसमें इसका मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि लास्ट क्लास में हमने ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अब क्योंकि ये एग्जांपल अभी आपके क्विज में होगी तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। एड्रेस की क्लास है स्ट्रीट, पोस्टल कोड, एरिया और प्रॉपर जो हमारे स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं एड्रेस की क्लास के। देन वी हैव अ कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो इन तीनों फील्ड्स को सेट कर रहा है। एंड देन वी हैव अ मेथड जो कि स्ट्रीट, पोस्टल कोड और एरिया को प्रिंट करवा रहा है। फिर हमने एक और क्लास बनाई पर्सन की। अब हम जब लिंकेज एग्रीगेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जो हमारे पास पार्ट वाली क्लास होती है उसका हम ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं अपनी होल वाली क्लास में।
तो पर्सन इज अ होल, सो होल क्लास में हम पब्लिक क्लास पर्सन, उसका नेम, उसकी एज और एड्रेस, ये वो वाली क्लास है जो एड्रेस की क्लास, उसका रेफरेंस हमने यहाँ पे यूज किया है। फिर हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया पर्सन के लिए, पब्लिक पर्सन स्ट्रिंग एन एड्रेस ए एंड इंट एज, और इसमें हमने कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट पास कर दिया एड्रेस का, यानी कि एड्रेस की क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको हमने पर्सन की क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया एज एन आर्गुमेंट। और शो पे हमने एक मेथड बनाया जिसमें नेम और एज हम प्रिंट कर रहे हैं, और ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है एड्रेस का, उसके थ्रू हम शो का मेथड कॉल कर रहे हैं जो एड्रेस की क्लास में डिफाइन है, ये वाला मेथड एड्रेस की क्लास का हम ये वाला मेथड कॉल कर रहे हैं होल की क्लास के शो मेथड से। अब होगा क्या कि जब हम मेन मेथड से पहले एड्रेस की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमने एक एड्रेस बनाया, लेट्स से स्ट्रीट 12, पोस्टल कोड ये है और हमारे पास स्ट्रीट नंबर नेशनल हाईवे। इसी क्लास के अंदर, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन, पर्सन का नेम दिया, एज दी, और ये जो एड्रेस का ऑब्जेक्ट है एज एन आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिया इस पर्सन के कंस्ट्रक्टर में। मैंने पर्सन डॉट शो कॉल करवाया, पर्सन डॉट शो में ये क्या प्रिंट करेगा, पर्सन का नेम, एज और एड्रेस डॉट शो वाला मेथड। तो एड्रेस की क्लास में शो वाला मेथड स्ट्रीट, पोस्टल कोड और एरिया प्रिंट हो जाएगा। तो ये पर्सन नेम, एज, स्ट्रीट, पोस्टल कोड और एरिया, स्ट्रीट प्रिंट हो गया। फिर मैंने इसके बाद एड्रेस डॉट शो प्रिंट करवाया, ये बताने के लिए कि एड्रेस आउटसाइड ऑफ पर्सन भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि पर्सन का ऑब्जेक्ट का स्कोप यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, पर्सन डॉट शो का स्कोप यहाँ पे एंड हो गया। मैंने इसके बाहर एड्रेस डॉट शो को प्रिंट करवाया, तो आउट ऑफ होल भी एड्रेस एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये मुझे एड्रेस बता देगा। मींस इफ दैट एड्रेस इज एसोसिएटेड विद दिस पर्सन, ये उसके साथ भी लिंक करके बताएगा। और अगर मैं आउट ऑफ दिस होल कॉन्सेप्ट भी एड्रेस डॉट शो को लिंक करूंगी तो ये तब भी मुझे एड्रेस का जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सेसिबल है। क्लियर है यहाँ तक? ये एग्जाम्पल क्लियर है क्लास? Yes, ma'am. ठीक है, देन वी हैव एग्रीगेशन, कंप्यूटर एंड प्रोसेसर। ठीक है, इसकी आप इम्प्लीमेंट करके देख लीजिएगा एज अ प्रैक्टिस कि हम इसको कैसे, कंप्यूटर एंड इट्स प्रोसेसर। ठीक है, दोनों के बीच में एग्रीगेशन हो रही है, अगर प्रोसेसर खराब हो जाता है तो हम प्रोसेसर को एनी टाइम चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। देन वी हैव concept of composition where we have CPU which is consist of further more component ALU, CU and MU। ठीक है, ALU, CU, MU इन तीनों कंपोनेंट्स में से कोई एक भी नहीं होगा तो CPU वर्क नहीं करेगा। CPU के ये सब पार्ट्स हैं, CPU को वर्क करने के लिए ALU, CU एंड MU मैंडेटरी है। तो CPU कंसिस्ट ऑफ ALU, CU एंड MU। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, पहले हम इंडिविजुअल जो हमारे पास पार्ट वाली क्लासेस हैं, ALU, CU एंड MU आर पार्ट वेयर एज CPU इज एज अ होल। तो पहले हम पार्ट वाली इंडिपेंडेंट क्लासेस को क्रिएट कर लेंगे। मैंने कंट्रोल यूनिट की क्लास बनाई, इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक मेथड प्रिंट यूनिट नेम जो इसको प्रिंट कर रहा है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, फिर इसी तरह मैंने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की क्लास बनाई, उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसका एक मेथड। एंड देन मेमोरी यूनिट की क्लास बनाई, उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और उसका एक मेथड। ठीक है, ये हमारे पास तीन अलग अलग इंडिपेंडेंट मैंने पार्ट की क्लासेस बना दी। अब जब हम होल की क्लास बना रहे हैं, होल की क्लास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग की यूनिट की क्लास के अंदर ही मैंने जो तीन अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लासेस बनाई थी, उन तीनों को ऑब्जेक्ट मैंने सीपीयू के अंदर लिंक कर दिया। मींस जब मैं सीपीयू की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तभी इन तीनों क्लासेस जो हमारे पास क्लासेस बनी थी, उन तीनों जो पार्ट वाली क्लासेस थी उनका ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से बनाया सीपीयू की होल वाली क्लास के अंदर। फिर मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया सीपीयू का जिसमें उसको प्रिंट करवा दिया, और मैंने प्रिंट स्पेसिफिकेशन का एक मेथड बनाया जिसमें मैंने सीपीयू को प्रिंट करवाया। और जो तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए थे उन तीनों अलग अलग क्लासेस के, उन तीनों ऑब्जेक्ट के साथ मैंने प्रिंट यूनिट नेम को सीपीयू के प्रिंट स्पेसिफिकेशन मेथड से प्रिंट करवा दिया। मेन में मैं क्या करूंगी, मेन में मैं सिर्फ सीपीयू वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। जैसे ही मैं सीपीयू वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, ये इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले क्या करेगा, कि सबसे पहले सीपीयू की क्लास में जाएगा और ये तीन ऑब्जेक्ट बना देगा, सीयू, एएलयू और एमयू का ऑब्जेक्ट बनाएगा। जब ऑब्जेक्ट बनाएगा तो इनका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगी। फिर सीपीयू वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सीपीयू वाले कंस्ट्रक्टर में ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रिंट हो गया। फिर मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ सीपीयू डॉट प्रिंट स्पेसिफिकेशन का मेथड कॉल किया।
ये प्रिंट स्पेसिफिकेशन की मेथड में आएगा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट करेगा और उसके बाद cu डॉट प्रिंट यूनिट नेम पे जाएगा। cu इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट की क्लास का प्रिंट यूनिट नेम वाला मेथड प्रिंट कर देगा कंट्रोल यूनिट। फिर वापस यहाँ पे आएगा, यहाँ आने के बाद ALU डॉट प्रिंट नेम, ALU इज द ऑब्जेक्ट नेम फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके ALU वाली क्लास में जाएगा, उसका प्रिंट यूनिट नेम वाला मेथड प्रिंट कर देगा, जिसने प्रिंट कर दिया। फिर वापस यहाँ पे जाएगा, MU डॉट प्रिंट यूनिट नेम, MU इज द ऑब्जेक्ट फॉर मेमोरी यूनिट का प्रिंट नेम वाला मेथड कॉल करेगा और मेमोरी यूनिट प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे। तो ये हमारे पास कंपोजिशन की भी एग्जाम्पल कोड इम्प्लीमेंटेशन हमने डिस्कस कर ली। यहाँ तक कोई सवाल? ओके, कोई क्यों नहीं है? आगे बढ़ते हैं। एसोसिएशन, क्या हम एसोसिएशन को इम्प्लीमेंट कैसे करवा सकते हैं? ठीक है, एसोसिएशन क्या है हमारे पास? सिंपल रिलेशनशिप प्लेयर एंड एसेट। ठीक है, प्लेयर बाय डिफरेंट एसेट्स, ठीक है, जो वो एसेट परचेज कर रहा है। ठीक है, तो एक क्लास है हमारे पास प्लेयर की और एक हमारे पास एसेट की। वन प्लेयर बाइज वन एसेट। ठीक है, एसेट की क्लास के डिफरेंट एट्रीब्यूट, प्लेयर की क्लास के डिफरेंट एट्रीब्यूट। तो एसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? क्लास एसेट, एसेट की जो हमारे पास पार्ट वाली कॉन्सेप्ट है, जो अलग से इंडिपेंडेंट क्लास है, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लास बनाएंगे, उसके जो भी एट्रीब्यूट्स आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। देन हम प्लेयर की क्लास बनाएंगे। प्लेयर की क्लास में हम एसेट का ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस यूज करेंगे एंड देन प्लेयर के कंस्ट्रक्टर में, जब प्लेयर का कंस्ट्रक्टर बन रहा है, एसेट परचेज एसेट एज एन आर्ग्यूमेंट पास होगा। सेट द एसेट वेयर कंस्ट्रक्टर और अ गेटर सेटर मेथड। इट मींस कि हम इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस इस वाली क्लास में यूज करेंगे, तो फिर ये हमारे पास एसोसिएशन की एग्जांपल होगी। और इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट हम इस वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर या गेटर सेटर मेथड में यूज कर सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल है, अब प्लेयर इफ यहाँ पे तो 1 to 1 का रिलेशनशिप है। 1 to 1 मींस एक एसेट का, ये जो एक ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास इसके कंस्ट्रक्टर में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट व्हाट इफ अगर इफ अ प्लेयर बाइज मल्टीपल एसेट्स, 1 to many, अगर 1 to many का रिलेशनशिप है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एसेट की क्लास वैसी इंडिपेंडेंट क्लास बनेगी। प्लेयर की क्लास में हम क्या करेंगे? एक लिस्ट बना लेंगे एसेट्स की, और हमने एक मेथड बना दिया ऐड एसेट। इसके जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस मेथड में हम ऐड करवाते रहेंगे और इस मेथड के थ्रू हमारी लिस्ट में ऐड होते चले जाएंगे। तो जो भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा, लेट सपोज अगर 5 ऑब्जेक्ट्स है तो 5 दफा ये ऐड एसेट का मेथड कॉल होगा, हर दफा नए ऑब्जेक्ट के साथ, और हर नया आने वाला ऑब्जेक्ट इस लिस्ट में ऐड होता चला जाएगा। जी क्लास, ये एग्जाम्पल क्लियर है? 1 to 1 एंड 1 to many वाली। 1 to 1 में एक ऑब्जेक्ट बनेगा, 1 to many में हम लिस्ट बना देंगे और लिस्ट में ऐड करवाते चले जाएंगे। जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे वो सारे ऑब्जेक्ट मेथड में पास होंगे और मेथड के थ्रू हमारी लिस्ट में ऐड होते चले जाएंगे। Then we have another association implementation. A student, many students may enroll in many courses and a course can have instructor. ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? थ्रू कोड। पब्लिक क्लास कोर्स, हमारे पास कोर्स की क्लास है। प्राइवेट लिस्ट स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट की क्लास में, कोर्स की क्लास में स्टूडेंट का एक लिस्ट का हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको लिस्ट में स्टोर करवा रहे हैं। पब्लिक वाइड ऐड स्टूडेंट का हमने एक मेथड बनाया जिसमें हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इफ नॉट स्टूडेंट डॉट कंटेन्स एस, अगर वो स्टूडेंट जो एस वाला जो नया ऑब्जेक्ट पास हो रहा है वो स्टूडेंट की लिस्ट में पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मीन्स न्यू स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स डॉट एड एस, जो नया ऑब्जेक्ट है जो एस,
उसको स्टूडेंट की लिस्ट में ऐड कर दे, s.add कोर्स दिस, और उस स्टूडेंट को ऐड कोर्स में भी ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कोर्स कौन सा मेथड होगा? स्टूडेंट की क्लास में ऐड कोर्स का मेथड होगा, जहाँ पे हम उस स्टूडेंट को कोर्स में ऐड करवा रहे हैं। फिर हमने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई, पब्लिक क्लास स्टूडेंट, जिसमें हमने कोर्सेज की लिस्ट बना दी, जो कि ये डिटरमाइन करी होगी कि वो स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल्ड है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, पब्लिक वाइड ऐड कोर्स, एक ऐड कोर्स का मेथड बना दिया। आपको याद होगा शायद मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल भी करके बताई थी, एम्प्लॉय और मैनेजर वाली इम्प्लीमेंटेशन, उसी तरह की एग्जांपल है ये, कि इस कोर्स को जब हम कोर्स में स्टूडेंट को एनरोल करवाएंगे, तो वहां पे हम स्टूडेंट की क्लास का जो ऐड मेथड कॉल करेंगे, उसमें आर्गुमेंट पास करेंगे हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब हम स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, उसमें पास करेंगे उस मेथड में हम ऑब्जेक्ट किसका, कोर्स की क्लास का। याद है मैंने एम्प्लॉय और मैनेजर वाली क्लास भी लास्ट टाइम आपको करके बताई थी, ये उसी तरह की एग्जाम्पल है कि जब हम कोर्स की क्लास बनाएंगे, कोर्स की क्लास में जब हम ऐड स्टूडेंट का मेथड कॉल करेंगे, तो उसमें स्टूडेंट को हम स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे। सिमिलरली जब हम स्टूडेंट की क्लास का ऐड कोर्स मेथड कॉल करेंगे, तो उसमें हम कोर्स की क्लास को एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? इस कोड को मैं इसको आप थोड़ा सा देख लें, अगर कोई क्यूरी है तो पूछ लें। जी क्लास कोई क्यूरी नहीं है? ओके, रियलाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन, अगर हमने रियलाइजेशन को बताना है कि रियलाइजेशन कोई इंटरफेस इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसकी कोडिंग कैसे होगी। एक क्लास है हमारे पास A3, जो कि एक इंटरफेस जिसका नाम B3 है, उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, तो उसका कोड हम कैसे करेंगे, पब्लिक क्लास A3 इम्प्लीमेंट्स B3। ठीक है, और B3 के जितने भी इनकम्प्लीट मेथड्स हैं, उन सब की जो है वो कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ये A3 की क्लास के लिए करना जरूरी है। अगर कोई एक मेथड भी इनकम्प्लीट रह गया, तो ये A3 की क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। वही सेम कॉन्सेप्ट जो हम ऊपरी क्लास में यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके प्रोजेक्ट में भी इस तरीके के कोड ये होने चाहिए, जिसमें आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करें एक क्लास का, दूसरे एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन होनी चाहिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपने किए थे, रिदा खान का कोई वॉइस नोट आया था, तो उन्होंने पूछा था कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगेन प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट यही है कि जो जो चीज़ें हम क्लास में पढ़ चुके हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट, वो सब इम्प्लीमेंट होने चाहिए आपके कोड में। ठीक है, कोड में इम्प्लीमेंट कैसे हो गया, आपके कोड में इनहेरिटेंस होनी चाहिए, आपके कोड में एग्रीगेशन, एसोसिएशन एंड कंपोजिशन के रिलेशनशिप होने चाहिए, और थ्रू दिस कोड वो इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये कि पहले आपका कोड जो आपने किया है, पहले उसके एनालिसिस और डिजाइन होगा। मीन जो जो डायग्राम्स हम पढ़ चुके हैं कोर्स में, वो सब डायग्राम्स आप पहले ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हमारे पास यूज केस डायग्राम, यूज केस डायग्राम के बाद फिर यूज केस की नरेशन होनी चाहिए, यूज केस नरेशन के बाद यूज केस रियलाइजेशन होनी चाहिए कि बाउंड्री क्लासेस कौन सी होंगी, एंटिटी क्लासेस कौन कौन सी होंगी, कंट्रोल क्लासेस कौन कौन सी होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्लास डायग्राम होनी चाहिए। क्लास डायग्राम में जो डायग्राम आपने ड्रॉ की है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका कोड होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने अपनी क्लास डायग्राम में इनहेरिटेंस शो की है, तो वही चीज आपके कोड में भी शो होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोड में
क्लास डायग्राम में इनहेरिटेंस शो हो रही है और कोड में नहीं हो रही, इट मीन्स कि आपने जो एनालिसिस और डिज़ाइन किया है आपने प्रॉपरली उसको अपने कोड में फॉलो नहीं किया। सो मेन जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का वो ये है कि एक्चुअल कोड इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हम अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर एनालिसिस और डिज़ाइन करें थ्रू डिफरेंट डायग्राम जो हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं, और फिर उस एनालिसिस और डिज़ाइन को देखकर आप फिर कोड इम्प्लीमेंट करें सो दैट राइटिंग कोड वुड बी ईजी। ठीक है, तो डायग्राम्स कौन कौन सी बनेंगी? स्पेसिफिकली यूज केस डायग्राम होगी, एक्टिविटी डायग्राम होगी, आपके पास सीक्वेंशियल डायग्राम होगी, क्लास डायग्राम होगी, कोलैबोरेशन डायग्राम होगी। ये जो 5-6 डायग्राम्स हमने पढ़ी है ये तो एज इट इज होंगी। यूज केस डायग्राम पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्लास डायग्राम पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा, सीक्वेंस डायग्राम पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, एक्टिविटी डायग्राम इज लाइक फ्लो डायग्राम, वो भी उसको आप जितना डिटेल बनाना चाहें वो उतनी ज्यादा आपको मार्क्स गेन करने में आपके लिए हेल्पफुल होगी। कोड में अगेन जो आपका होगा वो अगेन बाउंड्री, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस में डिफरेंशिएशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट बटन के क्लिक करने पे आपका डाटा डायरेक्ट डेटाबेस में जा रहा हो। अगर ऐसा कोड होगा तो आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे, और ऐसा भी है कि आपको पासिंग मार्क्स भी ना मिले प्रोजेक्ट में। ठीक है, रिक्वायरमेंट ये है कि आपका डाटा बाउंड्री क्लासेस जो आपका फॉर्म व्यू है वहां से जाए आपकी एंटिटी क्लासेस में। ठीक है, डायरेक्ट बटन के क्लिक करने पे डाटा डायरेक्ट डेटाबेस में ना जाए बल्कि आपकी एंटिटी क्लासेस में जाए थ्रू कंस्ट्रक्टर, थ्रू प्रॉपर्टीज और थ्रू गेटर सेटर मेथड्स। उस एंटिटी क्लासेस के थ्रू आपके पास कुछ मेथड्स बने हों, उन मेथड्स में क्यूरीज लिखी हों और उन मेथड्स के थ्रू डाटा डेटाबेस में जाए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऊप को बीच में से प्रोजेक्ट में से गायब कर देते हैं। फ्रंट एंड होता है और डेटाबेस होता है, ना तो ये डेटाबेस का क्लास है ना ही ये HCI की क्लास है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे प्रिंसिपल्स को माइंड में रखते हुए एप्लीकेशन एनालिसिस एंड डिजाइन है कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो उसका एनालिसिस और डिजाइन करो, और जो आपने एनालिसिस और डिजाइन किया है उसको ही अपने कोड में इम्प्लीमेंट करो। तो ये एप्लीकेशन एनालिसिस और डिजाइन हमने सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं, तो यही चीज आपके कोड में भी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि बहुत अच्छा फॉर्म बना हो, फॉर्म व्यू बहुत अच्छा हो, फ्रंट एंड बहुत अच्छा हो, आप बटन पे क्लिक करें, बटन पे क्लिक करने पे डाटा डेटाबेस पे जा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेटा बाउंड्री क्लासेस, फॉर्म व्यू, वहां से डाटा एंटिटी क्लासेस में जाए और कंट्रोल क्लासेस के थ्रू डेटाबेस पे जाए। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। प्रोजेक्ट की डेट मैं आपको दे देती हूँ कि प्रोजेक्ट कब तक सबमिट करवाना है। आज 1 अप्रैल है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट 27 इज द लास्ट डेट फॉर एंट्रिंग ऑफ सेशनल मार्क्स। उससे पहले आपका प्रोजेक्ट हमें देना है, तो हम 1 अप्रैल को हमारी क्लास है, फिर अब नेक्स्ट कब होगी? 8 अप्रैल को, राइट? 8 के बाद फिर नेक्स्ट कब होगी हमारी? अच्छा, प्रोजेक्ट लिस्ट आपने मुझे सेंड कर दी है समित? समित मौजूद है क्लास में अभी? यस समित मैम मौजूद मौजूद है। नहीं? जी समित, लिस्ट सेंड कर दी है मुझे, प्रोजेक्ट लिस्ट। अच्छा, 7 को हमारी क्लास है, 14 को है एंड 21। ओके, 21 वाली जो हमारी क्लास है 21 अप्रैल, इसमें आपकी प्रोजेक्ट इवेलुएशन होगी क्लास टाइमिंग में। तो प्रोजेक्ट लिस्ट आप मुझे सेंड करने समित, तो मैं स्केजुलिंग कर दूंगी किस टाइम पे किस प्रोजेक्ट की टाइमिंग वाइज मैं एक पूरी एंट्री करके आपको लिस्ट सेंड कर दूँ, सो दैट हर चीज प्रॉपर वे में अरेंज हो जाए हमारे पास उस टाइम पे। 21 ऑफ अप्रैल, नहीं 21 नहीं, 22, सॉरी, थर्सडे क्लास टाइमिंग। 22 अप्रैल प्रोजेक्ट इवेल्युएशन डेट, और इसी डेट पर प्रोजेक्ट इवेल्युएट होंगे, ना उससे पहले ना उसके बाद। ठीक है, तो आप लोगों के जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी प्लान्स हैं, वो 22 को प्लीज मत रखिएगा। 16 स्टूडेंट इंशाल्लाह क्लास टाइमिंग में ही हम प्रोजेक्ट इवेल्युएशन कंप्लीट कर लेंगे। मैम डेट रिपीट करिएगा। 22 अप्रैल, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास होगी और उससे भी नेक्स्ट। ओके मैम।
मतलब आज के बाद जो थर्ड क्लास होगी हमारी, वो आज के बाद हमारी एक क्लास 8 अप्रैल को होगी, उसके बाद 15 अप्रैल को होगी, उसके बाद जो 22 अप्रैल को हमारी क्लास होगी उसमें आप लोगों की प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन है। ठीक है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको सारी बता दी हैं। डिपेंडेंसी देख लेते हैं, ये फिर एंड करते हैं हम, और फिर उसके बाद आपका क्विज होगा जो आप सबमिट करवाएंगे। अच्छा, अभी इसके बाद कोई क्लास है आप लोगों की सेकंड स्लॉट में? किसी की कोई क्लास यस है मैम। सेकंड स्लॉट में? किस यस मैम। टाइमिंग क्या है? 12:30? यस मैम, 12:30 to 2। यस मैम 12:30 है ना, ठीक है, तो हमें 12:30 से, 2:30। हाँ 12:30 से पहले पहले क्विज एंड करना पड़ेगा। ठीक है, सही, इतना ऐसा क्विज नहीं है कि जो 30-40 मिनट्स में ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे मैम पास हमारे लिए तो हेडिंग आपको है, दिएगा बस। सॉरी मतलब मैम हमारे लिए भी 30 मिनट्स का ही हो, वो आप ये ना समझें कि 30 मिनट्स का है और वो हो 1 घंटे का। हाँ, आप लोगों के लिए भी 30 मिनट्स का ही होगा। ठीक है, डिपेंडेंसी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। डिपेंडेंसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिपेंडेंसी इज बेसिकली वीकर फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप व्हिच इंडिकेट्स दैट वन क्लास डिपेंड्स ऑन अनदर। One class depends on another if the latter is a parameter variable or local variable of a method of the former. This is different from an association, where an attribute of the former is an instance of the latter. ठीक है, एसोसिएशन में हम क्या कह रहे होते हैं? फॉर्मर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो आने वाली क्लास में एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होते हैं। डिपेंडेंसी में क्या होता है? इफ द लेटर इज द पैरामीटर वेरिएबल और लोकल वेरिएबल ऑफ अ मेथड ऑफ द फॉर्मर, यानी कि जो हमारे पास लोकल वेरिएबल या जो मेथड है पैरामीटर वेरिएबल नेक्स्ट क्लास का, वो एज एन हम पैरामीटर वैल्यू पास करें उस मेथड में एज एन आर्ग्यूमेंट। वहां तो हम एसोसिएशन में तो हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोकल वेरिएबल पास कर रहे होंगे। लेट्स सपोज प्लेयर रोल्स आउट डाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास प्लेयर की है, एक क्लास डाई की है। ठीक है, प्लेयर रोल्स आउट डाई, तो यहाँ पे हमने डायल की एक क्लास बनाई और इसका एक मेथड है पब्लिक वाइड रोल। ठीक है, कि वो हमारे पास जो है प्लेयर जो है वो डाई को रोल कर रहा है। तो यहाँ पे डाई की इंडिपेंडेंट क्लास है जिसको हमने एक मेथड बना के डिक्लेयर कर, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया पब्लिक वाइड रोल के, वो डाई को हम रोल कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने प्लेयर की क्लास में कैसे उसको डिटरमाइन किया? क्लास प्लेयर पब्लिक वाइड टेक टर्न। ठीक है, जब जैसी प्लेयर की टर्न आएगी तो हमने डाई के ऑब्जेक्ट को एज अ रेफरेंस यहाँ पे पास कर दिया। लुक, आई एम डिपेंडेंट ऑन डाई एंड इट्स रोल मेथड टू डू माय वर्क। यानी कि अब ये वाला जो मेथड है ये क्या है? अब डिपेंडेंट है हमारे पास इस डाई की क्लास से, कि जब ये वाला ऑब्जेक्ट हमने इसको पास किया है, ये इस रोल के मेथड को कॉल करेगा तभी डाई रोल होगा। सो ये प्लेयर का ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन डाई, कि वो कब डाई को रोल कर रहा है। ठीक है, सो टेक टर्न का मेथड ऑब्जेक्ट ले रहा है डाई को एज एन आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट लेने के बाद डाई डॉट रोल इस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ रोल का मेथड कॉल कर रहा है जो कि डाई की क्लास में डिफाइन हुआ है। इट मीन्स कि ये जो रोल वाला मेथड है इट्स डिपेंडेंट ऑन प्लेयर टू टेक हिज टर्न, एंड व्हेन देयर विल बी प्लेयर टर्न दिस मेथड विल बी कॉल्ड थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ डाई। तो ये जो रोल का मेथड है जब टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लेयर क्लास, प्लेयर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा जब प्लेयर का टर्न आएगा, उसके बाद ही फिर उसकी जो है वो हमारे पास क्या होगी? मेथड कॉल हो सकता है ये रोल वाला। तो हम डिपेंडेंसी को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू आवर कोड। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीक्वेंस डायग्राम। ये हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम है जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑटो ड्राइवर ऑब्जेक्ट, फ्रंट सेंसर एंड स्पीड रेगुलेशन। ठीक है, हमारे पास ऑटो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट कब बनेगा? जब हमारे पास ड्राइव फॉरवर्ड, जब हम ड्राइव करेंगे फॉरवर्ड एक मेथड कॉल होगा और ऑटो ड्राइवर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, विद इन सेकेंड्स में इसका टाइम गिवन होगा एज एन आर्गुमेंट्स। ठीक है, टू क्लोज, हम जब क्लोज करेंगे तो फ्रंट सेंसर का ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास लूप चल रही है सेकंड्स के लिए। ठीक है, ये लूप चल रही है। इफ क्लोजर अगर क्लोज हो गया तो हमारे पास क्या होगा? स्लो डाउन करना है। स्पीड रेगुलेशन आ गया तो हमने एक स्लो डाउन का मेथड कॉल होगा कि हमने स्पीड को स्लो करना है। ठीक है, अगर हम किसी नेक्स्ट कार के बहुत ज्यादा करीब हो रहे हैं तो।
ठीक है, स्लो डाउन, और फिर यहाँ से हमारे पास ये वापस आएगा अगर बहुत ज्यादा क्लोज हो गया तो इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? हमारे पास एक क्लास बनेगी ऑटो ड्राइवर की। ऑटो ड्राइवर की क्लास के अंदर हम फ्रंट सेंसर की क्लास और स्पीड रेगुलेटर की क्लास का रेफरेंस यूज कर रहे हैं अभी। फिर हमने क्या किया, पब्लिक वॉइड ड्राइव फॉरवर्ड का मेथड। हम ड्राइव फॉरवर्ड कब करेंगे? जब हम इसमें आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं सेकंड्स एज एन आर्ग्यूमेंट। फॉर इट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन सेकंड, आई प्लस प्लस लूप लगाई हमने। बूलियन टू क्लोज इज इक्वल टू एफ एस डॉट टू क्लोज। हमने टू क्लोज का हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और हम उसको क्या कह रहे हैं, एफ एस डॉट टू क्लोज। फ्रंट सेंसर वाला जो हमारे पास मेथड है उसका ऑब्जेक्ट जो हमने यूज किया एफ एस, उसके थ्रू हम टू क्लोज का मेथड कॉल कर रहे हैं। इफ टू क्लोज ट्रू हो जाता है, ये जो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है, इफ टू क्लोज वाला मेथड ट्रू हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, हम स्पीड रेगुलेटर का स्लो डाउन वाला मेथड कॉल करेंगे, एस आर डॉट स्लो डाउन। तो ये एस आर क्या है, स्पीड रेगुलेटर है। स्पीड रेगुलेटर का स्लो डाउन वाला मेथड हम कॉल करेंगे कि अगर हम फ्रंट सेंसर हमारी कार का बहुत ज्यादा क्लोज हो गया नेक्स्ट कार के, तो फिर हम स्पीड रेगुलेटर का स्लो डाउन वाला मेथड कॉल करेंगे कि हमने स्पीड को स्लो करना है। सिमिलरली ये नेक्स्ट एग्जांपल है ए बी एंड सी। डू ए का मेथड जो है वो ए के थ्रू हमने डू बी का मेथड कॉल किया। ए की क्लास का एक ऑब्जेक्ट डू बी का मेथड कॉल कर रहा है सेकंड क्लास विच इज बी। देन फिर हम वापस इसका रिटर्न किया, रिजल्ट कुछ भी रिटर्न किया, वापस ए में आए। ए से हमने डू सी का मेथड कॉल किया और बी पास कर दिया एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डू सी अपने इस क्लास ने अपने आपके मेथड को कॉल किया और वापस रिपीट हो गई। तो इसका कोड क्या होगा हमारे पास, क्लास ए क्लास से ही हम बी और सी को कॉल कर रहे हैं, तो इसीलिए ए की क्लास के अंदर हमने क्लास बी और क्लास सी का रेफरेंस बनाया। और फिर पब्लिक वाइड डू ए, ये जो डू ए का मेथड है इसी के थ्रू हम डू बी और डू सी कॉल कर रहे हैं बी और सी वाली क्लासेस का। तो यहाँ पे डू ए के मेथड के थ्रू ही हमने बी इज इक्वल टू बी डॉट डू बी, यानी कि जो बी की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उससे डू बी का मेथड कॉल करो और सी की क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया उससे डीओसी का मेथड कॉल करो, बट बी एज एन आर्गुमेंट जाएगा, यानी कि बी का ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा। जब हम ए से सी का मेथड कॉल कर रहे हैं, सी क्लास का ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल कर रहे हैं, उसमें बी एज एन आर्गुमेंट दे रहे हैं। यही चीज हमने कोड में की। क्लास ए के अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट्स एज ए रेफरेंस बनाए, क्लास बी और सी के, और डू ए के मेथड के अंदर बी इज इक्वल टू बी डॉट डी डीओ बी कॉल करवा दिया और सी इज इक्वल टू सी डॉट डीओ सी, और इसमें बी एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। ठीक है, सीक्वेंस डायग्राम टू क्लास डायग्राम, यूजर कंट्रोल व्यू रिपोजिटरी। ठीक है, ये कि हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम को हम क्लास डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम है और ये इसकी क्लास डायग्राम है। ठीक है, एक्सरसाइज आपका टास्क ये है कि आपने, ये क्विज नहीं है, ये वैसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। डिजाइन अ क्लास डायग्राम यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस डायग्राम, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे गिवन भी है। इसी को थोड़ा बहुत देखते हुए आपने अलग अलग क्लासेस बनानी है, ए बी एंड सी। डिजाइन अ क्लास डायग्राम यूजिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, इस सीक्वेंस डायग्राम को देखते हुए आपने क्लास डायग्राम ड्रॉ करनी है, विच इज योर टास्क। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि क्विज नहीं है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। पहले मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, उसके बाद फिर हम इस एग्जाम्पल को देख के क्लास एंड करते हैं, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों का क्विज जो है वो LMS पे अपलोड कर दूंगी। नेम कॉल कर रही हूँ, जिसका नेम कॉल करूँ वो काइंडली अपना जो है स्टूडेंट आईडी चैट पे सेंड कर दे। मोहम्मद अवेस, ओके। मोहम्मद अरीफ, सुहेब रियाज, रिदा फातिमा गिलानी, रिदा मुकद्दस खान, मोहम्मद आफाक खान, फैजान शहजाद, बिस्मा खान, याया हबीब, मोहम्मद अजीम,
समीद इकबाल, सैयद काशान अली, सैयद का ओके, ताबीर, ताबीर, मोमल, उसामा रशीद, उसामा रशीद, मेहरान खान, मोहम्मद फसील रजा। ओके, आज तो ऑलमोस्ट पूरी क्लास प्रेजेंट है सिवाय ताबीर के। हर क्लास में मुझे क्विज अनाउंस कर देना चाहिए ताकि अटेंडेंस पूरी हो। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है, एक सीक्वेंस डायग्राम है जिसमें हमारे पास डिफरेंट डायग्राम्स डिफरेंट क्लासेस हैं। ठीक है, सबसे पहले यूजर है, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है, देन हमारे पास व्यू है, रिपोजिटरी मॉडल है, जियो कोडर है, रेफरेंस डेटा है एंड डेटाबेस हैंडलर है। ठीक है, यूजर जो है वो आईओ कंट्रोलर का एक मेथड को कॉल करेगा और रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा। ठीक है, जैसी रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, रिक्वेस्ट प्रोसेस का मेथड कॉल हो जाएगा हमारे पास आईओ कंट्रोलर की क्लास के पास। आईओ कंट्रोलर की क्लास व्यू को एक मेथड पास करेगी गेट इनपुट पेज, और गेट इनपुट पेज का मेथड कॉल करेगी। और फिर हमारे पास रिस्पॉन्ड पे क्या आएगा, गेट आउटपुट बफर, जो इनपुट किया है उसका आउटपुट जनरेट होगा व्यू की तरफ से आईओ कंट्रोलर की क्लास के पास। एंड देन आईओ कंट्रोलर की क्लास जो है वो क्या करेगी, रिपोजिटरी मॉडल कॉल करेगी, और रिपोजिटरी मॉडल से रेफरेंस डेटा हमारे पास मेथड कॉल होगा इस रेफरेंस डेटा की क्लास के लिए। नेक्स्ट हमारे पास 8 जियो कोडर का मेथड कॉल होगा। एंड देन 9 पे सेट लोकल डेटा फ्रॉम आईओ कंट्रोलर टू जियो कोडर। सैनिटाइज लोकल डेटा अपने आप का एक मेथड कॉल होगा, प्रोसेस होगा डेटा, लुकअप कोड डेटा, ये सारे डेटा मेथड पास हो रहे हैं क्लास टू क्लास। अब ये हमारे पास इसकी क्लास डायग्राम कैसे बनेगी, व्यू की क्लास है, आईओ कंट्रोलर की क्लास है, रिपोजिटरी मॉडल की क्लास है, जियो कोडर की क्लास है, रेफरेंस डेटा एंड डेटाबेस हैंडलर। ठीक है, ये एक सिंपल इन्होंने एग्जांपल दी है कि हम किसी भी क्लास डायग्राम को सीक्वेंस डायग्राम को क्लास डायग्राम में कैसे मैप कर सकते हैं। आपने सिर्फ क्लासेस बनानी है, क्लासेस के मेथड्स ऑलरेडी यहाँ डिफाइन है, उन मेथड्स को डिटरमाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू क्लास, और उनके बीच में रिलेशनशिप को मेंशन करना है कि रिलेशनशिप हमारे पास किस टाइप के रिलेशनशिप है। ठीक है, क्लास एंड होने वाली है। ठीक है, यहीं रखते हैं क्लास को, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैम क्लास सीक्वेंस क्लास दोबारा दिखाइएगा जरा, सीक्वेंस डायग्राम। मैं कोशिश ये करूंगी कि ये इन्होंने किसी गेम वगैरह की कोई एग्जांपल ली, मैं कोई एक जेनरिक सिनेरियो की एग्जांपल लूंगी नेक्स्ट क्लास में, उसको मैप करके बता दूंगी।